यार सब बीफ खाते हैं, सब बीफ, सब चीज़ में बीफ। अब हम बीफ कैसे खा लें, गाय हमारी माता है। लेडी वेडी होती है ना कहीं, मैं तो कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा भाई उज़्बेकिस्तान है तो यहाँ लेडीज़ कुछ ऐतराज़ कर जाती हैं। मैं जब यहाँ पर समरकंद में हूँ और ये समरकंद में भी उसका म्यूज़ियम और कब्र दोनों है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर देखी जाए और क्या। और इस मैडम का मुँह देखो कैसा है तो ठीक मुँह, लेकिन इन लोगों को आदत होती है फनी फेस बना के या फ़ोटो खिंचवाने की बड़ी आदत होती है। को ये पता चला कि बहुत सारा सोना है हमारे हिंदुस्तान में, तो इस वजह से उसने सोने के चक्कर में आके हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था और उसे बस जो उसके सामने आया उसे मारता चला गया। ये समरकंद के लोकल लोग हैं, ये आके मुझसे बोले कि आपके साथ पिक्चर क्लिक करानी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा लो भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है और मैं फ़िलहाल अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ। पीछे मेरा हॉस्टल है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है समरकंद, और आज मुझे यहाँ पर सेकंड दिन है। इससे पहले मैं ताशकंद में था और अभी टाइम हो गया है 10 बज गए और मेरे पास करेंसी ख़त्म है। कल शाम मेरे पास करेंसी ख़त्म हो गई थी, तो आज मुझे सबसे पहले बैंक जाना है और बैंक से मुझे करेंसी लेनी है, डॉलर के थ्रू कन्वर्ट करानी है। तो मेरे हॉस्टल से निकलते ही सामने की तरफ ये कोने पे ही करेंसी चेंज हो जाएगी। बैंक है कोई, तो इसी बैंक में चलते हैं और मालूम करते हैं कि करेंसी एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे ऑलमोस्ट सभी बैंक कर देते हैं, किसी भी कंट्री में आप जाओ तो किसी भी बैंक से आप $100 कम से कम एक्सचेंज करा सकते हो। देख लेते हैं भाई, यही बैंक है सामने, चल के। चलो भाई, करेंसी तो एक्सचेंज हो गई, बैंक में जाते ही काम हो गया 5 मिनट में। $100 के इन्होंने दिए हैं 12,60,500 सोम। इतना ही शायद एयरपोर्ट पे मिला था मेरे को, 12,60,000 समथिंग ही मिला था, 65 ही मिला, हाँ इतना ही मिला था शायद एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि बैंक के थ्रू करे हैं तो। और यहाँ ना प्राइवेट एक्सचेंज वाले नहीं है, जैसे छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं ना थाईलैंड वगैरह में है, उस तरह के काउंटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमें बैंक से ही कराने पड़ेंगे। वैसे कुछ लोग पब्लिकली घूमते रहते हैं ऐसे ही बोलते हुए मनी एक्सचेंज, तो उनसे कराने में वैसे रेट तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो स्कैम कर देते हैं। कुछ नकली नोट, 1-2 नोट वो नकली घुसा देते हैं उसमें, तो वो आपके साथ में पंगा हो जाएगा। कहीं नकली नोट आप चलाने की कोशिश करोगे और पकड़ा गया तो इशू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा भाई बैंक से ही कराओ। ज़्यादा क्या 1,500 सोम कम दे देंगे बैंक वाले, बस इतना ही फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने का। 15,000 सोम अगर मान लो बैंक वालों ने कम भी दिए तो ये हो गया लगभग 100 रुपये, 100 रुपये कम मिलेंगे, बस उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। करेंसी तो हमें ओरिजिनल मिलेगी ना, तो इसलिए हमेशा बैंक से कराना चाहिए। आप सड़क पर चलते हुए लोगों से मत कराओ, और किसी भी बैंक से करा लो, किसी भी बैंक में घुस जाओ, सब कर देंगे। बाकी मेरे पास कुछ करेंसी कजाकिस्तान की बच रही है, मैं सोच रहा हूँ उनको भी यहीं हिल्ले लगा दूँ, यहीं किसी से एक्सचेंज करा लूँ। तो बैंक वाली ने इसने बोला तो है, पता नहीं कौन सा बैंक बोला, मैं नाम भूल गया क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऐसी थी उसकी, इंग्लिश से भी नहीं बोल रही थी। पता नहीं कौन सा बैंक बोला, उसने बोला कि उस बैंक में चले जाओ, आपके कजाकिस्तान की करेंसी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा चलो, तो देखता हूँ, गूगल पर सर्च मारता हूँ कि कहाँ हो सकती है, वो भी करानी है, क्योंकि वो भी थोड़े से बच गए हैं। बेकार इंडिया ले जाके ना बहुत बेकार रेट आएगा इंडिया में, तो अगर मैं सेल करूँगा इंडिया में, वहाँ बिल्कुल बेकार रेट आएगा। यहाँ कर दूँगा तो यहाँ थोड़ा सही रेट मिल जाएगा, और बेकार दूसरी करेंसी, दूसरे देश की करेंसी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। डॉलर बचते हैं तो डॉलर रख लेने चाहिए हमेशा, किसी और की करेंसी रखने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, क्योंकि इनकी करेंसी का कोई वैल्यू तो है नहीं, कब डाउन हो जाए, कब आना बेकार हो जाए। एनीवे, चलते हैं फिर। आज डेस्टिनेशन जिधर का मैंने बनाया है, थंबनेल से आप समझ ही गए होगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। आज मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। हालांकि हॉस्टल वाले ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है कि उसने मैगी रख रखी है, बहुत सारी कॉफ़ी के पाउच रखे हुए हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी तरफ से कि आप अपना मैगी बना लो, किचन वगैरह सब कुछ है उसमें, आप अपना मैगी बना लो, कॉफ़ी पी लो, तो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाओगे। लेकिन मैंने सोचा 1 घंटा और ख़राब होगा, और अभी मुझे काफ़ी आगे जाना है। मतलब आज मुझे तीन पॉइंट कवर करने हैं। आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, तीनों मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। इस वजह से मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कहीं रास्ते में कर लेते हैं। तो मेरे होटल से निकलते ही ये 4-5 है ना ब्रेकफास्ट के काउंटर आते हैं, छोटे छोटे थे, तो यहीं कर लेते हैं। कल रात भी मैं अपने डिनर के लिए यहीं से लेके गया था, चिकन रोल लेके गया था मैं यहीं से, सही बना रखा था बंदे ने, और मैं सोच रहा हूँ वही सही रहेगा, रात को भी वही खा लेंगे। अभी मॉर्निंग में देखते हैं कुछ और, अगर वो ऑमलेट वगैरह बना देता है अंडे का तो देखते हैं, पूछते हैं। ये है भाई वो, इससे पूछ के देख लेता हूँ कुछ अगर बनाता हो तो। आज है नहीं यहाँ पर लौंडा। ये कुछ रेट हैं इसके, इनमें देखता हूँ, ट्रांसलेट करना पड़ेगा पहले तो लैंग्वेज को ना भाई। इनके पास तो कुछ मिला नहीं फ़िलहाल, चिकन से रिलेटेड कुछ नहीं था इनके पास में। आगे कहीं और ट्राई करेंगे फिर रास्ते में, और क्या। और ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? डू यू हैव चिकन सोमसा? Chicken somsa no. नो Ne. Bilash in sasisic.
In kartoshka. Tak, mala yok. नो अंडरस्टैंड। भाई कुछ नहीं समझ में आया, उसने मुझे बताया तो मुझे लगा मुझसे कुछ बोल रहा है, लेकिन वो फ़ोन पे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहा। कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट का, ऐसे तो मैं यहाँ भूखा मर जाऊँगा यार। सब बीफ खाते हैं, सब बीफ, सब चीज़ में बीफ भाई। अब हम बीफ कैसे खा लें, गाय हमारी माता है, हम बीफ नहीं खा सकते भाई। और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि भटूरे तल रही हो वो ऐसे निकाल रही थी, भटूरे से लग रहे थे मुझे तो। हालांकि मुझे पसंद नहीं है भटूरे, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मन कर गया है छोले भटूरे खाने का। मैं फूडी नहीं हूँ भाई, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं पेट भरने के लिए खाता हूँ। मुझे छोले भटूरे वगैरह ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, पकौड़ी कुछ पसंद नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इतना ही खाता हूँ कि हाँ मेरे को सुबह मिल जाए कुछ एनर्जी के लिए तो काफ़ी है मेरे लिए। इतना थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाए अगर तो बेस्ट है, बाकी देखो अभी कहीं कुछ तो मिलेगा। चलो, और ये देख रहे हो ये इस तरह की नहीं शॉप हैं सारी, ये दुकानें हैं, इन दुकानों का रास्ता है यहाँ से सीढ़ियों से। ये देखो अच्छी लगती है ना ऐसी शॉप, सुंदर सी। कुछ ने तो बाकायदा ये एक जनरल स्टोर आया, यहाँ पे कुछ मेरे खाने के लिए मिलेगा इसके अंदर। कुछ पानी वानी तो ले ही लें यार। तो भाई फ़िलहाल एक जूस और एक ब्रेड ले लिया, इससे थोड़ा काम चलेगा, क्योंकि अभी मुझे पैदल चलना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। और ये शॉप के बाहर यहाँ पे इन्होंने बेंच डाली हुई है, ये शॉप थी और शॉप के अंदर ना लेडी बैठी हुई थी। तो जब लेडी वेडी होती है ना कहीं, मैं तो कैमरा बंद कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा भाई उज़्बेकिस्तान है तो यहाँ लेडीज़ कुछ ऐतराज़ कर जाती हैं, तो हम उनकी परमिशन के बिना वीडियो नहीं बना सकते। बाकी कोई अपनी मर्ज़ी से कैमरे पे हाथ हिला रहा हो तो बात दूसरी है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसके मुँह पर कैमरा लगाएंगे ना तो वो ठीक नहीं रहेगा, कहीं पंगा होने के चांसेस रहते हैं थोड़े। कोई एकदम से हाइपर हो जाए, हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दे, इससे बेटर है कि मैं बंद कर लेता हूँ आजकल कैमरा। और एक ये ब्रेड लिया मैंने, इसके अंदर वो कह रहा है कि क्रीम भरी हुई है, मिल्की क्रीम, और एक जूस ले लिया है। और ये आया है 25,000 का, मतलब कि 20,000 की ये है और 5,000 की ब्रेड है। तो ये खा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ पेट को राहत मिलेगी मेरे को और उसके बाद मुझे पैदल चलना भी है फिर। और ब्रेड का जो टेक्सचर है ना वो वैसा है जैसा हम फ्रूट केक खाते हैं ना, तो फ्रूट केक जैसा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है और मीठा है, हल्का मीठा है। वैसे भी जब भूख लगी हो तो सब चीज़ सही लगती है। आज थोड़ी तैमूर लंग के बारे में बातें कर लेते हैं और थोड़ी बहुत समरकंद के बारे में बात। तो पहले थोड़ी सी समरकंद के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तैमूर लंग के बारे में वहाँ पहुँच के करते हैं बात। कल मैंने आपको बताया था समरकंद के ऊपर जैसे बहुत सारे लोगों ने शासन किया है, जैसे ईरान से कुछ आए, तुर्की से कुछ आए, बाद में मंगोलिया से चंगेज़ खान आया। तो इन सब लोगों ने समरकंद के ऊपर बहुत ज़्यादा तहस नहस तो किया ही। बाद में तैमूर लंग आया और तैमूर लंग ने इस शहर को थोड़ा सा बसाया और कुछ चीज़ें खूबसूरत बनाई। चलते चलते कुछ ना कुछ आ ही जाता है खूबसूरत सा। बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट बना रखा है, ये कोई चाइनीज़ लग रही है मुझे मूर्ति अंदर जो लगी हुई है। और जब चंगेज़ खान के बाद में तैमूर लंग आया यहाँ पर, तो तैमूर लंग ने इस शहर को थोड़ा बचाया और काफ़ी इसको दोबारा से नया बनाने की कोशिश करी। बहुत से लोग यहाँ के ये मानते हैं कि तैमूर लंग जो था इस शहर का पुनर्जन्म करने वाला था एक तरह से, अदरवाइज़ ये शहर ख़त्म हो चुका था। तो तैमूर लंग ने यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट किया था उस टाइम पे। और 14वीं शताब्दी में तैमूर ने इसको अपना राजधानी बना लिया था, अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया था। तैमूर लंग ने एक यहाँ मकबरा बनवाया, उस मकबरे का नाम था गुरे अमीर। साथ ही उसने यहाँ पर जैसे कि सिल्क रोड है, मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, सिल्क रोड के ऊपर एक ट्रेडिंग मार्केट बनाया जो पहले कभी छोटा हुआ करता था, मतलब छोटे पैमाने पर चलता था, उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाया, बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग मार्केट बना दिया कि लोग बाग आते जाते हुए व्यापारी वहाँ पर रुक कर जाते थे और अपना सामान आदान प्रदान करते थे। मतलब उस टाइम पे करेंसी तो चलती नहीं थी, ट्रेडिंग हुआ करती थी। ट्रेडिंग का मतलब है कि सामान के बदले में सामान लेना देना। तो इसका पूरा मार्केट बना दिया था जिसका नाम है रेगिस्तान स्क्वायर। आप मेरी पिछली वीडियो में उसको देख सकते हो, तो पिछली वीडियो में मैंने उसी के बारे में पूरा जिक्र किया है। और रेगिस्तान स्क्वायर जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो तैमूर लंग ने करवाया था। इसके साथ ही तैमूर लंग ने एक काम और किया कि उसने यहाँ पर जितने भी शिल्पकार थे यहाँ के, मतलब प्राचीन कलाएँ जो थी, मूर्ति बनाना, लकड़ी की चीज़ें बनाना, और कढ़ाई बुनाई, सोने की चीज़ें बनाना, मतलब आभूषण वगैरह, इस तरह के जितने भी शिल्पकार थे, कारीगर थे,
उन सब को ना संभाल के रखा, उनका कारोबार बंद नहीं होने दिया, उसके कारोबार को उन्होंने पूरा बढ़ावा दिया, मतलब ताकि ये जो प्राचीन शिल्पकारी है ये ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए उसने इसलिए बचाया कि ताकि इस शहर की पुरानी पहचान मिट ना जाए, और ये शहर जो है दोबारा से खड़ा करने में पूरा तैमूर लंग का ही हाथ है, वरना ये शहर नाश हो चुका था, बेकार हो गया था। और आज भी ये समरकंद को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक नया शहर, एक पुराना शहर। और ये सोवियत संघ के टाइम पे किया गया था, नया शहर पुराना शहर जो डिवाइडेशन हुआ था जब सोवियत संघ का राज था यहाँ पर। पुराने शहर में आता है तुम्हारा जितनी भी पुरानी टाइम की हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मकबरे, मस्जिदें जो पुराने टाइम की हैं, ये सब चीज़ें आती हैं पुराने शहर में। और नए शहर में जैसे स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। तो ये सोवियत संघ के टाइम पे किया गया था, इन शहर को 2 पार्ट में बना दिया गया था, नया शहर और पुराना शहर। इस तरह से कुछ है। अभी फ़िलहाल जैसे ये आप मेरे चारों तरफ देख रहे हो, जैसे ये देख रहे हो, ये कल भी दिखाया था मैंने आपको, तो ये जो है नया शहर है। और जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था रेगिस्तान स्क्वायर, वो एरिया पुराना शहर है। तो वहाँ पर पुराने शहर से रिलेटेड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह वही सब है। अब मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ क्योंकि उधर की तरफ ही तैमूर लंग की कब्र है। तो आज मैं तैमूर लंग की कब्र पे जा रहा हूँ, और उस छोटा सा म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम तो ताशकंद में भी है, लेकिन मैं ताशकंद वाले म्यूज़ियम में 2 दिन गया लगातार, वो दोनों दिन मुझे बंद मिला। तो आज मैं जब यहाँ पर समरकंद में हूँ, और ये समरकंद में भी उसका म्यूज़ियम और कब्र दोनों हैं, तो मैंने कहा चलो यहीं पर देखी जाए और क्या। और बेसिकली यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। सबसे पहले उज़्बेक, और दूसरे नंबर पर रशिया, और तीसरे नंबर पे ताजिक लैंग्वेज यहाँ इसलिए बोली जाती है क्योंकि समरकंद के बिल्कुल नज़दीक ताजिकिस्तान का जो है बॉर्डर है। ग्रीन लाइट हो गई यार, पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ, उसके बाद में आपसे मैं बातें करता हूँ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं। ताजिक लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि समरकंद के बॉर्डर से मिलता हुआ ताजिकिस्तान का बॉर्डर है। उधर के लोग जो उस एरिया में रहते हैं ताजिक बोलते हैं, मतलब ताजिकिस्तानी लैंग्वेज, और जो कि ताजिकिस्तान से रिलेट करती है। अपने आप को बोलते भी ताजिकी हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में उज़्बेक लिखा हुआ है, मतलब कि वो निवासी जो है उज़्बेकिस्तान के हैं। तो बेसिकली 3 ही लैंग्वेज हैं यहाँ पर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा उज़्बेक बोली जाती है। रशियन भी सिर्फ जो पुराने लोग हैं, बड़े बूढ़े, वही रशियन वर्ड्स यूज़ करते हैं। वैसे उज़्बेक भी बोलते हैं वो, लेकिन वो रशियन में भी बात करते हैं। तो मैंने कुछ रशियन वर्ड यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करी है, लेकिन यंग पीपल उन वर्ड्स को नहीं जानते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान में तो रशियन ही बोली जाती है मोस्टली। कजाकिस्तान में कज़ाक लैंग्वेज कम बोली जाती है, रशियन वहाँ ज़्यादा बोली जाती है। उनके ऊपर रशिया का प्रभाव ज़्यादा है, और वो रशिया के बॉर्डर से टच है बिल्कुल। कजाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया से टच है, इसलिए वहाँ रशियन लैंग्वेज का बहुत प्रभाव है। एनीवे, ये सामने तैमूर लंग की ये पीछे से दिखाई दे रही है मूर्ति, बस इसी के आसपास पहुंचना है मुझे। तो समरकंद जो नाम है सिटी का, इस नाम का अर्थ होता है, समर का मतलब होता है तुर्की लैंग्वेज में चट्टान या पत्थर, और कंद का अर्थ होता है शहर या किला। तो पत्थर का किला या पत्थर का शहर, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं। तो समरकंद का अर्थ ये होता है तुर्की लैंग्वेज में। ठीक ऐसे ही ताशकंद का भी नाम सेम ही है। ताश मीन्स भी है ना पत्थर ही होता है तुर्की में, और कंद का तो सेम मतलब है शहर या किला। तो ताशकंद और समरकंद दोनों ही का ही नाम का अर्थ एक ही है भाई। इससे भी पुरानी अगर बात करें हम 11वीं शताब्दी में, तो 11वीं शताब्दी के टाइम पर इसका नाम था समीजकंद। तो समीजकंद का मतलब होता है कि मोटा शहर। तो बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं इस शहर के, बहुत सारे जितने भी अलग अलग शासक यहाँ पर आते रहे, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखते रहे, कहने का मतलब। तो बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। और उसके बाद 1220 में आया भाई यहाँ चंगेज़ खान। मंगोलियों ने आक्रमण किया, चंगेज़ खान आया। उसने आते ही सबसे पहले तो जितने भी धर्मशाला या फिर जितने भी मस्जिद वगैरह थे, इनमें जो लोग थे उन सबको मार काट दिया, मस्जिदों को लूट लिया, जितना भी खजाना हुआ करता था कहीं पर किसी भी, सारी दुकानें लूट ली भाई। और बहुत मुसलमानों को यहाँ पे मारा उन्होंने, और 30,000 कारीगर और 30,000 युवक अपनी सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कर लिए, ज़बरदस्ती। और जो मना करता था उसे मार देते थे। बाकी उन लोगों को सैलरी भी दी जाती थी, हालांकि ताकि कि उन्हें कुछ लालच रहे। तो सैलरी कहाँ से आएगी? अब सैलरी के लिए वो जो है वो इस समरकंद शहर को लूटता रहता था, इधर से उधर से। तो इसने इस शहर को तहस नहस कर दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था।
सब कुछ लूट लिया था इस शहर का उसने, सिर्फ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। चंगेज़ खान के बाद उसके 4 पोते भी थे, तो उन्होंने भी बहुत दिनों तक है ना यहाँ पर शासन किया, उन्होंने भी बहुत कुछ लूटा। तो ये 1220 से लेकर 1370 तक यही सिलसिला चलता रहा समरकंद के साथ में। समरकंद और आसपास के जितने भी छोटे मोटे शहर थे उन सब के साथ में यही किस्सा चलता रहा 1370 तक। और ठीक उससे कुछ साल पहले 1370 तक जो ये सिलसिला चल रहा था, तो 1365 में यहाँ पर तैमूर लंक आया और तैमूर लंक ने आकर उस चंगेज़ खान की पूरी साम्राज्य को मिटाया और उस पर जीत हासिल करी। तैमूर लंक के आने के बाद में यहाँ पर जो है काफ़ी अमन शांति सी हो गई। हालांकि तैमूर लंक खुद भी कोई कम नहीं था, लेकिन उसने इस समरकंद शहर को बचा लिया चंगेज़ खान के हाथों से। हालांकि वो चंगेज़ खान को अपना गुरु मानता था और उसी की तरह वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। वो अपने आप को दूसरा सिकंदर बनना चाहता था बेसिकली। पदचिन्हों पर तो चंगेज़ खान का ही था हालांकि, और उसको गुरु भी मानता था, लेकिन उसने यहाँ पर आकर चंगेज़ खान से इस देश को इस शहर को बचाया। यहाँ पर तैमूर लंक का राज हो गया पूरा। बाकी ये सामने दिखाई दे रही है मुझे तैमूर लंक की कब्र। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ और कुछ और फैक्ट्स मैं तैमूर लंक के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। पहले इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा बनाया हुआ है, क्या चीज़ है। तो ये इसका फ्रंट है सामने से, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है आमिर तैमूर म्यूज़ियम 14वीं-15वीं शताब्दी। जो आप वाइट अक्षरों से देख रहे हो उन्हें कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ के आर्किटेक्चर का नाम लिखा हुआ है। मैं साइड में इसका नाम लिख दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई इसका टिकट है और टिकट ले लेते हैं हम। ये सामने टिकट काउंटर है और पूछते हैं कितने का टिकट है। यस, 1 टिकट। हाउ मच? 40,000 सोम। ओके, तो भाई यहाँ 40,000 का टिकट है। और भी रेट लिखे हैं वैसे, शायद बच्चे का 10,000 का है, लोकल का 5,000 का है, लेकिन ये उज़्बेक लैंग्वेज में लिखे हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहे। ओके, यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं इन्होंने। दैट्स इट। ओके, चलो जी, टिकट ले लिया। 40,000 का टिकट आया है। चलो, उससे रेगिस्तान स्क्वायर से तो थोड़ा सस्ता है, वहाँ 65,000 का था, यहाँ 40,000 का ही है। I don't need guide. You may start the right side. I can do myself. भाई मुझे गाइड पसंद नहीं है, क्योंकि गाइड क्यों पसंद नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और हो सके तो आप भी गाइड मत लिया करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि सारी बिल्डिंग्स इनके अंदर से एक सी होती हैं। मस्जिद भी इसी टाइप के हैं, मकबरे भी इसी टाइप के हैं। जिन लोगों को मस्जिद और मकबरे में अंतर नहीं पता उनके लिए बताता हूँ मैं कि मस्जिद होता है पूजा करने की स्थान, जहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। मस्जिद को उसको कहते हैं जहाँ ये नमाज़ पढ़ते हैं। और मकबरा होता है किसी की याद में कब्र बना दी और उसको बड़ा करके थोड़ा सा भव्य बना दिया, तो उसको मकबरा कहते हैं। जैसे ये मोस्टली बड़े लोगों के मकबरे बनते थे और जो हम जैसे गरीब आदमी होते हैं उनकी कब्र बन जाती होंगी, इस तरह का कुछ सीन है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वाइट कलर पे, और डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी कर रखी है इसमें, छोटी छोटी। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये अंदर से इस पे धूप पड़ रही है अंदर की साइड से, इसलिए अच्छा लग रहा है। उधर फ्रंट से डार्क आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूरज इसके पीछे था उस टाइम। लेडी देखो कैंची से कटिंग कर रही है उसकी क्यारी की, कैंची पकड़ रखी बहुत बड़ी, और तरीके से उसकी कटिंग करके उसको सुंदर बना रही है और भी ज़्यादा। और इस मैडम का मुंह देखो कैसा है तो ठीक मुंह, लेकिन इन लोगों को आदत होती है, इन लोगों को फ़नी फेस बना के वीडियो या फ़ोटो खिंचवाने की बड़ी आदत होती है इस तरह की।
इन लोगों को अपनी शक्ल जानबूझ के सड़ानी होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम वैसे ही बदसूरत हैं तो और शक्ल सड़ा लेते हैं तो कोई सोचेगा कि फ़नी पिक्चर है। इस साइड में उनकी कब्र है, यहाँ लिखा होगा राबिया सुल्तान बेगम। बहुत सारे लोगों की कब्र है भाई इसके अंदर। तो ये सारी कब्र हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की कब्र है और 8 लोगों का यहाँ पर जिक्र है। के अंदर एक सेटअप सा बना रखा है 8 कब्रों का, और कुछ छोटी कब्र है उसमें, हो सकता है वो बच्चों की हो, और कुछ बड़ी कब्र है। और उस एरिया में कब्र है दूसरी, और एक कब्र मुझे इधर भी दिखाई दे रही है। तो ये पूरे एरिया में कब्र ही कब्र है भाई। ये क्यों बनाया हुआ है इस तरह का एरिया, पता नहीं, नो आइडिया। इसीलिए तो गाइड लेके आना चाहिए। मैं कहता हूँ गाइड लेके चला करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप गाइड ही नहीं लेते हो। बताओ, वैसे अगर मुझे पता भी चल जाएगा कि किस लिए बनाया हुआ है इधर का ये एरिया, तो मैं कौन सा झंडे गाड़ दूँगा। अरे गूगल पे सब पता चल जाता है, अभी निकालूंगा गूगल से सब पता चल जाएगा। बाकी ये कुआं है शायद, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। क्या बात हो गई? हाँ, ये तो ख़त्म हो गया। इन अंकल जी का कुछ खो गया, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। ये कब्रें ही बना रखी हैं सारी, देखो ये भी कब्र है। और सहतूत के पेड़ तो भाई कमाल ही कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत मोटा सहतूत लग रहे हो भाई इस पे तो। ये देखो कितने मोटे सहतूत है भाई साहब। और सहतूत के पेड़ की छाएं बहुत बढ़िया आती है, बढ़िया वाली छाएं आती है सहतूत के पेड़ की। बहुत मोटे सहतूत लग रहे हैं भाई, थोड़े ऊंचे हैं, नहीं तो मैं तोड़ लेता। कुछ भी हो, इस टूर पे मैंने सहतूत बहुत खाए, जहाँ पे मुझे दिखते थे वहीं खा जाता था मैं, वहीं तोड़ लेता था मैं। और मैंने चेरी भी बहुत खाई हैं, क्योंकि चेरी के पेड़ भी बहुत सारे दिखाई दिए, सेब के पेड़ भी दिखाई दिए बहुत सारे, लेकिन सेब मैंने तोड़े नहीं, क्योंकि लोगों की घर की बाउंड्री में लग रहे थे वो। और मैंने कहा कोई मुझे तोड़ेगा, अगर मैं किसी का सेब तोड़ूंगा तो कोई मुझे तोड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेब को छोड़ के बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं यहाँ पर लोकल। फ़िलहाल मैं आ गया इसके बिल्कुल बैक साइड में, तो बैक साइड से अच्छी धूप पड़ रही है, इस पर कुछ दिखाई दे रहा है। और बैक साइड में भी यहाँ शॉप बना रखी है इन्होंने, और ये गाउन लटक रहे हैं जो ट्रेडिशनल, इनकी डिज़ाइनिंग बड़ी डिफरेंट है, कलर भी बड़े यूनिक से हैं। तो ये गाउन और स्कार्फ लटक रहे हैं, कुछ आगे शॉल भी हैं, और इसके अंदर भी एक शॉप ही है, इसके अंदर देख लेते हैं। ओके, ये म्यूज़ियम बना रखा है, आमिर तैमूर गार्डन। आमिर पूरे गार्डन का नक्शा दे रखा है यहाँ पे, और इतनी बड़ी LED लगा रखी है, चल रही नहीं। ये यहाँ की बुक्स हो गई इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड, और वो सामने तैमूर लंग का फ़ोटो है भाई। ये है मेन कब्र तैमूर लंग की भाई। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कब्र हैं, इनमें से मेन ये होगी, तो ये तैमूर की होगी। तो बहुत सारे गाइड खड़े होके कहानियाँ सुना रहे हैं। This part is also after renovation. तो भाई ये उसी इंसान की कब्र है जिसने दिल्ली से लेके ईरान तक तहस नहस कर दिया था सब कुछ, जिसके नाम से भी लोग डरते थे, कांपते थे। तो ये उस इंसान की कब्र है। कहने का मतलब ये है कि अंत आदमी का यही होता है, चाहे कितना बड़े बदमाश हो, कितना बड़ा राजा हो या शासक हो, कितना बड़ा गुंडा हो, लेकिन अंत भाई यही है, एंड में यही होता है, सिर्फ नाम रह जाता है और वो आदमी ख़त्म हो जाता है। एनीवे, और ये भी कहते हैं कि तैमूर लंग ने अपने मरने से पहले अपनी 2 कब्र बनवा दी थी इन एडवांस, क्योंकि उसको थोड़ा एहसास हो गया था शायद, तो उसे चल गया था पता कि शायद मैं मरने वाला हूँ। चलो हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के थोड़ा और अच्छे से बातें करते हैं, यहाँ काफ़ी शोर मच रहा है। ओके, इधर की तरफ भी चलते हैं थोड़ा सा। They are symbolic ones, but original stones. Yeah.
तो ये तो कोई शॉप आ गई नीचे, तो बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो शॉप में तो जाना ही नहीं है भाई हमें, फालतू फंड की चीज़ें। मस्जिद का कुछ हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया है पुराना, जो रेनोवेशन नहीं किया है उसको। पुराना वाला मकबरा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये नया वाला थोड़ा मॉडिफाई कर रेनोवेशन कर दिया है इसका, तो वो हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मकबरे का ये हिस्सा इन्होंने पुराना ही छोड़ दिया है, इसको सही नहीं किया है। जानबूझ के छोड़ा होगा थोड़ा, और टूरिस्ट के देखने के लिए कि एक्चुअल में कैसा था ये कभी। और देखो भाई कितनी ईंटें लगी हुई हैं इसके अंदर, कितनी ईंटें लगी हुई हैं भाई साहब। इतनी मोटी मोटी दीवारें और इतनी सारी ईंटों से बनाया हुआ। उस टाइम की भी इंजीनियरिंग बड़ी गजब की थी भाई। और बिना किसी सरिये के यूज़ के इन्होंने सिर्फ ईंटों से ही बना रखी हैं। इस तरह की मेहराब वगैरह भी डिज़ाइन सब ईंटों से दे रखा है। बताओ क्या गजब का इंजीनियरिंग होगी उस टाइम पे भी। पतली पतली टाइल्स को डिज़ाइन से डाल के, ये देखो, इसमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में किस तरह से बनाई गई होंगी। और उज़्बेकिस्तान का जो नाम है वो तैमूर लंग के पोते उज़्बेक के नाम पे रखा गया है। तो जब जब आप उज़्बेकिस्तान की और समरकंद की बात करोगे तो तैमूर लंग का नाम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये सबसे लास्ट शासक था जिसने यहाँ पर तबाही भी मचाई और इस शहर को उबारा भी, मतलब डेवलपमेंट भी करा। और इसके बाद जो है सोवियत संघ के अंडर में चला गया उज़्बेकिस्तान, पूरा सोवियत संघ का राज हो गया था फिर यहाँ पर। और तैमूर का नाम आते ही, अगर आप उस सदी के बारे में सोचो जब भारत के ऊपर मुग़लों का शासक था, और तैमूर के नाम से भी जो है लोग डरते थे। यहाँ तक कि कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी बहुत सालों तक उसका खौफ बना रहा लोगों के दिलों में। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्रूर नहीं था भाई, उसने बहुत सारे मुसलमान देशों को भी उसने नाश किया है। यहाँ समरकंद में भी उसने आया था, तब भी उसने पहले यहाँ बहुत सारे मुसलमानों को मारा, और भी आसपास के जो देश थे वहाँ पर भी उसने बहुत मुसलमानों को मारा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने हिंदुओं को ही मारा है। और दूसरी बात, इंडिया वो इसलिए गया था क्योंकि उसको ना पता चला था कि इंडिया में बहुत सोना है, बहुत सोना है। और उस टाइम पर सोना ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हुआ करती थी। तो आज के टाइम पे भी है, सोना बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ आ गई हैं शेयर मार्केट या बिटकॉइन। क्या ये सब मजाक की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको ये पता चला कि बहुत सारा सोना है हमारे हिंदुस्तान में, तो इस वजह से उसने सोने के चक्कर में आकर हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, और उसे बस जो उसके सामने आया उसे मारता चला गया। तैमूर ने मध्य एशिया में भी बहुत सारे मुसलमान देशों के ऊपर राज किया, वहाँ भी खून खराबा किया। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही किया है, इंडिया में भी किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा किया है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, तो बहुत ज़्यादा खून खराबा उसने किया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी हवा चल रही है और शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही होगी। यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठ के बात करते हैं। काफ़ी देर हो गई मुझे चलते चलते। यहाँ थोड़ी आवाज़ क्लियर आएगी, हवा भी यहाँ पर कम चल रही है। तैमूर लंग को जो है चंगेज़ खान से भी ज़्यादा खूंखार बताया जाता है। चंगेज़ खान समझ लो कुछ भी नहीं था उसके आगे, और तैमूर लंग जो है चंगेज़ खान को अपना उस्ताद मानता था। तो इसने भारत में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा। हालांकि इसके साथ ही 14वीं शताब्दी में इसने बहुत सारे मुसलमान देशों के ऊपर भी राज किया हुआ है। तैमूर का जन्म यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है सहरी सबाज़। आज तो शायद वो गांव नहीं है, थोड़ा सा तो शहर में डेवलप हो गया होगा। तो शहरी सबाज़ नाम के गांव में वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। हालांकि बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि उसका जन्म समरकंद में हुआ था। अब ये इस चीज़ को फेमस करने के लिए बोला जाता है या क्या, लेकिन दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 80 किलोमीटर दूर एक शहरी सब्ज़ नाम के गाँव में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि समरकंद में हुआ था जन्म। तो तैमूर लंग ने इंडिया के साथ साथ ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका अज़रबैजान, जॉर्जिया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देशों के ऊपर राज किया था। इन सबको जीता था उसने। हालांकि इनमें से जो है 90% देश जो है मुस्लिम कंट्री थी। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही मारा उसने, क्योंकि बहुत से लोग हमारे इंडिया में बहुत से लोगों का मानना ये है कि उसने सिर्फ हिंदुओं की हत्या करी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हिंदू देश एक हमारा ही था इंडिया,
और बाकी सब जो आसपास के मुल्क थे वो सब मुस्लिम देश थे, लेकिन उसने मुस्लिम देशों पे भी पूरा मारकाट मचाई, पूरा कब्जा करा वहाँ पर भी उसने, क्योंकि उसका जो मेन उद्देश्य था ये था कि मुझे सिकंदर की तरह महान बनना है, मुझे वर्ल्ड के ऊपर राज करना है, पूरे वर्ल्ड का शासक बनना है। उसका मेन मोटो ये था। तो उसके सामने चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, उसे कोई भी आए, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपना जो है परचम लहराना था। यहाँ तक कि उसने तुर्की और सीरिया के भी बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। पूरे तुर्की और पूरे सीरिया पे तो नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ बड़े हिस्सों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। उसे सिर्फ अपनी जीत हासिल से मतलब था, मतलब उसे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। चाहे इंडिया में भी वो पूरे तरह से कब्जा नहीं कर पाया था। इंडिया के उसने उत्तरी और पश्चिम एरिया पे ही उसने कब्जा कर पाया था। उत्तर और पश्चिम एरिया वही है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। दिल्ली से लेके आपके उत्तराखंड तक आप समझ लो उत्तर और पश्चिमी एरिया है पूरा। तो इस तरफ ही उसने कत्लेआम मचाया था, साउथ की तरफ वो नहीं जा पाया था। कहते हैं कि उसने करीब 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि उस टाइम की पूरे वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन हुआ करती थी। ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसने लोगों को मारा, 1,70,00,000। और ये सिर्फ हिंदू नहीं थे, 1,70,00,000 में मुस्लिम भी आते हैं। दूसरी तरफ ये है कि मुसलमान लोगों ने भी कभी उसको अपना मान नहीं पाए, क्योंकि वो कहते थे, उनका कहना था कि ये पैगंबर का दूत नहीं है, मतलब कि ये अल्लाह के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनाता है, फैलाता है, इसे सिर्फ मार काट से मतलब है। तो इसलिए मुसलमान लोगों ने भी उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाए थे। समरकंद के लिए उसने बहुत कुछ किया है, समरकंद के डेवलपमेंट के लिए उसने बहुत कुछ करा है। तो यहाँ के लोग उसे मानते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। इतने बड़े बड़े मकबरे बना रखे हैं। अभी मैं ठीक तैमूरलंग के मकबरे के नीचे बैठकर ही उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ के लोगों के लिए तैमूरलंग जो है बहुत महान है। खैर हाँ, हम लोगों के लिए या अदर कंट्री के लिए वो महान नहीं है। बहुत सारी कंट्रियों का नाश किया है उसने, बहुत सारे लोगों को मारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है इंसानियत के नाते। उस टाइम पे ये सुनने में आता था कि उसने ये बोला है कि मैं हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ युद्ध कर रहा हूँ, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। बातें उड़ाई गई थी। क्यों? क्योंकि इसलिए उड़ाई गई थी ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में रंजिश बनी रहे, वो लोग एक ना हो जाएं। इस करके उन्होंने हिंदुस्तान में ये बात फैलाई गई थी उसके, और हेटर्स ने या किसी ने भी समझ लो, इंडिया के कुछ नेताओं ने समझ लो, या पुराने शासकों ने समझ लो, या फिर अंग्रेज़ों ने समझ लो, कि इस तरह की बातें उड़ाई थी कि ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में इंडिया में ठीक ठाक से ना रहने लगे, उनके बीच में रंजिश बनी रहे। इस वजह से तैमूरलंग का जो रूप है वो सिर्फ इस तरह का दिखाया गया कि वो सिर्फ हिंदुओं से नफरत करता है और हिंदुओं को मार रहा है। तो ये जानबूझ के किया गया था। मतलब तैमूरलंग जो कि चंगेज़ खान को अपना आदर्श मानता था, उसने हमारे दिल्ली को इतना लूटा कि हमारी दिल्ली को लगभग 1 सदी लग गई उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, खड़े होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 1 सदी से भी ज़्यादा लग गया। उसने सोचा कि क्यों ना चीन पे जीत हासिल करी जाए, और जब वो चीन पे जीत हासिल करने के लिए निकला तो वो रास्ते में मर गया। और कैसे मर गया इस चीज़ का रहस्य किसी को नहीं पता। कहीं पर भी इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो किस तरह से मरा, बीमारी से मरा, या उसको रात में किसी ने मार दिया, या खाने में जहर दे दिया, लेकिन बस वो रास्ते में मर गया। चीन तक वो पहुंच भी नहीं पाया, कहने का मतलब। और 1 अप्रैल 1405 में उसको समरकंद में यहाँ कब्र में दफना दिया गया। और उसके कब्र से रिलेटेड 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी लोगों को डराती है। और तैमूर की जो डेथ हुई थी वो भी बड़ी रहस्यमय है। उसने अपने मरने से पहले 2 कब्र बनवा दी थी, जिनमें से एक कब्र ये है। उसे थोड़ा एहसास हो गया था शायद कि मैं मरने वाला हूँ, तो पहले ही अपनी कब्र बनवा दी थी। इस चीज़ का भी रहस्य है कि उसने ऐसा क्यों किया था। तो तैमूर की जो कब्र का रहस्य है वो कुछ इस तरह से है कि 1403 में, यानी 1405 में वो खुद मरा था, और 1403 में उसके एक बहुत ही करीबी मोहम्मद सुल्तान की अचानक मृत्यु होने के बाद में उसने जो है सोचा कि क्यों ना अपनी कब्र बनवाई जाए। तो अपने करीबी को खो देने के बाद में उसने सोचा कि मैं एक एडवांस में अपनी कब्र बनवा देता हूँ। तो उसने यहाँ समरकंद में अपनी कब्र बनवा दी थी इन एडवांस। और इसी के साथ उसने अपने गांव में, यानी सहरी सबाज जो उसका गांव था जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ पर उस गांव में भी उसने एक कब्र बनवा दी उसी टाइम पे। तो दोनों जगह उसने कब्र बनवा दी थी, और बोल दिया था अपने जान पहचान वालों से, अपने कर्मचारियों से कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे को इन दोनों किसी कब्र में ही दफनाना, ये मैं एडवांस में बनवा रहा हूँ। तो उसको यहाँ समरकंद में दफनाया गया था, जहाँ पर मैं इस टाइम बैठ के आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो मेरी इस वॉल के ठीक पीछे उसकी कब्र है। उसको कब्र में दफनाने के बाद में
उसकी कब्र को एक बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही खूबसूरत पत्थर से ढक दिया गया था। उस ज़माने में कभी ऐसा हुआ करता था कि कब्र को जो है आदमी को कब्र में दफनाने के बाद में ऊपर से एक पत्थर रख देते थे सुंदर सा सजाने के लिए, इस तरह की प्रथा थी। आज भी वैसे कब्र को सजाया जाता है और करते ही हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ होता होगा इस तरह का। तो इस तरह के एक पत्थर से उसको सजा दिया गया था। लेकिन तैमूर लंग के बाद में जो यहाँ शासक आया था वो था नादिर शाह, और नादिर शाह ने देखा कि उसे जानबूझ के उसकी कब्र का पत्थर पसंद आया। और नादिर शाह जो था, नादिर शाह था ईरान का शासक, जहाँ पर पहले ही तैमूर लंग ने जाके कत्लेआम मचाया हुआ था। तो उसकी मृत्यु के बाद में नादिर शाह ने देखा कि इसकी कब्र पे पत्थर पड़ा हुआ है, उसे बड़ा अच्छा लगा, और जानबूझ के अच्छा लगा क्योंकि उसको कुछ तैमूर लंग की कब्र के साथ करना था। बस उसके दिमाग में खुरापात थी कुछ कि मैं कैसे करके इसकी बेइज्जती करूं। तो उसने क्या करा, उसने वो 1740 में वो पत्थर वहाँ से निकलवा कर ईरान ले गया। लेकिन पत्थर निकाला तो बिल्कुल सही सलामत गया था, और लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में वो उसके 2 टुकड़े हो गए पत्थर के, और 2 टुकड़े होने के बाद में कहते हैं कि उसके बाद से ही नादिर शाह का पतन स्टार्ट हो गया। उसको हर जगह से हार मिलने लगी, उसकी अपनी ही प्रजा उसके ख़िलाफ़ हो गई, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ में जो है तिरस्कार होना स्टार्ट हो गया, मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया नादिर शाह का। तो कुछ उसके जानकारों ने जो है उसको फिर राय दी कि यार आप ये पत्थर जो है वापस रख के आ जाओ, वहाँ पर तैमूर लंग की कब्र पे ये पत्थर वापस रख दो, तभी आपके साथ सही होगा। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही, उसने वो पत्थर इज्जत के साथ में दोबारा से तैमूर लंग की कब्र पे लाके यहाँ रख दिया, और उसके बाद में कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी फिर सामान्य हो गई। अब सच्चाई क्या है ये तो खैर भगवान जाने, तो जितना भी मैं रिसर्च कर पाया हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इस कब्र का एक और रहस्य ये है कि 1941 में जब यहाँ रूस का, रशिया का राज था, तो उस टाइम का शासक था जोसेफ स्टालिन, उसने इस कब्र को खोदने का आदेश दिया। तो कहने का मतलब ये है कि तैमूर के ख़िलाफ़ ना बहुत से लोगों के दिमाग में एक नफ़रत तो थी ही, और ऑब्वियस है होगी भी, क्योंकि उसने बहुत सारे देशों का नाश किया है। लोगों के दिमाग में नफ़रत थी, तो जिसको भी मौका मिला उसने इसकी कब्र को छेड़ने की कोशिश करी। तो जोसेफ स्टालिन ने इस कब्र को खोदने का आदेश दिया 1941 में, और इस कब्र को खोदा गया। उस कब्र को खोदने के बाद में इसके अंदर से उसका कंकाल निकला, और कंकाल में से उस टाइम पे भी लोबान और इत्र की खुशबू आ रही थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो क्यों आ रही थी? कहते हैं कि इसकी जब डेथ हुई थी तैमूर लंग की, तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई तेल मला गया था किसी तरह का, और उस तेल की मतलब इतनी पावर थी कि वो कंकाल में से भी उसकी स्मेल आ रही थी। बताओ यार, तो बहुत ही कमाल की बात है। कैसा एक्चुअल में हो सकता है कि हज़ारों साल के बाद भी किसी तेल की खुशबू रह जाए किसी के शरीर में या किसी की हड्डियों में। साथ ही साथ उसने अपनी कब्र पे 2 आयतें भी लिखवा रखी थी, मतलब 2 चेतावनी लिखवा रखी थी। तो पहली चेतावनी ये थी कि जब मैं अपनी मौत के बाद उठ खड़ा होऊंगा तो दुनिया कांप जाएगी, और दूसरी चेतावनी ये थी जो कोई भी मेरी इस कब्र को खोलेगा वो ऐसे शत्रु से हार पाएगा जो मुझसे भी ज़्यादा भयानक होगा। तो मतलब इस तरह की डरावनी लाइंस उसने अपनी कब्र पे लिखवा रखी थी ताकि कोई मेरी कब्र को छुए ना, हाथ ना लगाए। और कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस कब्र को खोलने की हिम्मत की, वो 3 दिन में उसका पतन स्टार्ट हो गया या फिर वो मर गया, कुछ ना कुछ उसके साथ में बुरा हो गया। तो इस तरह से कुछ कहानियां हैं इसके बारे में। एनीवे, मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ बैठे बैठे और मेरा गला सूख रहा है, तो मैं थोड़ा सा बाहर चलता हूँ और पानी वानी पीते हैं। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको तैमूर के बारे में अभी और बताने वाला हूँ। कम 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 कम। तो भाई ये समरकंद, प्लीज़ कम। ये समरकंद के लोकल लोग हैं, ये आके मुझसे बोले कि आपके साथ पिक्चर क्लिक करानी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा लो भाई। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ बैठे अपना वीडियो बना रहा हूँ और एकदम से आके बोलते हैं कि आपके साथ एक फ़ोटो करानी है। मैंने हाँ भाई बिल्कुल करा लो। तो अपने कैमरे से फ़ोटो करा के ले गए। अब मैंने कहा भाई मैं भी तो करा लूँ फिर एक फ़ोटो इनके साथ में, मुझे भी तो पता रहना चाहिए कि भाई मेरे साथ कौन फ़ोटो लेके गया है। तो मैंने कहा हाँ भाई हम भी कराएंगे फिर आपके साथ फ़ोटो। और ये मेरे पीछे आप देख लीजिए एक बार फिर से, तो इस इमारत के पीछे ही तैमूर लंग की कब्र है बेसिकली। और ये एग्ज़िट गेट आ गया, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर जो है इस टाइम धूप पड़ रही है तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। और गेट के दोनों साइड ये ना मोरपंखी के पेड़ लगे हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों साइड। तो भाई मकबरे से बाहर निकला, बाहर निकलते ही ये एक शॉप मिल गई मैं पानी की, और पानी ले लिया। और बहुत देर से प्यास लग रही थी यार, गला सूख रहा था, बुरा हाल हो रहा था।
और ये देखो ठीक मेरे पीछे उधर मकबरा है, और एक यहाँ पे चिड़िया लगाई हुई है इन्होंने। ये देखो पीले रंग की चिड़िया पिंजरे में बांध रखी है, बड़ी अच्छी लग रही है। और ये अच्छा है कि 2 पानी के काउंटर लगा रखे हैं, वरना लोग यहाँ प्यास से मर जाएं। तो ये इसने मुझे दी है 8000 की। 8000 मतलब हो गया 8-48 लगभग 50 रुपए की पानी की बोतल है ये, 1 लीटर वाली। हालांकि महंगी है, हमारे इंडिया में 1 लीटर पानी आ जाता है 15-20 रुपए का, तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ रही है कुछ चीज़ों। अच्छा ये शायद इस जगह की वजह से इतनी महंगी दे रही है, अदरवाइज़ कल मैंने 30 रुपए की ख़रीदी थी 1.5 लीटर की पानी की बोतल मेरे होटल के पास से कल रात। हाँ, वहाँ सिर्फ 5000 की मिल रही थी, तो वो लगभग 30-35 रुपए की 1.5 लीटर की पानी बोतल। तो ये शायद ये टूरिस्ट प्लेस है, इस वजह से महंगी दे रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ नॉर्मल रेट वही है चीज़ों का जो इंडिया में है। मेरा मन कर रहा है पेड़ों के नीचे बैठ के थोड़ी सी देर और आपसे बातें करी जाए, लेकिन ये शायद घास गीली ना हो, कहीं मैं बैठूँ और मेरे कपड़े गीले हो जाएँ। वैसे घास बहुत अच्छी लग रही है, बैठने लायक लग रही है, गीली ना हो बस। या कहीं बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर चलता हूँ यहाँ से, कहीं बेंच पे बैठते हैं, क्या पता यहाँ घास पे बैठना भाई मना हो, मैं बैठूँ और कोई आके उठा दे मुझको, अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी बेकार मेरी। और यहाँ बेंच होगी कहीं तो बेंच पे बैठते हैं आराम से। ये इसके बाहर का आ गया दृश्य, चौड़ी सी रोड है और ये थोड़ा पार्किंग एरिया है इधर की तरफ। तो भाई तैमूर लंग भारत का विलन और उज़्बेकिस्तान का हीरो, कुछ इस तरह से इसको माना जाता है। कहते हैं कि तैमूर लंग सिर्फ भारत में ना लूट करने के हिसाब से आया था, उसका इरादा वहाँ पर शासन करने का नहीं था, इसलिए सिर्फ 15 दिन वो दिल्ली में रुका, और 15 दिन वो रुकने के बाद में यहाँ पर लूट खसोट मचाने के बाद में वो अपने देश के लिए वापस निकल गया था। और फिर 9 जनवरी 1399, हाँ जी 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पे चढ़ाई की, लोगों को मारा, लूटा और बहुत कत्लेआम मचाया भाई उसने मेरठ में। मेरठ के बाद वो सीधे पहुंचा हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंच के उसने 2 हिंदू सेनाओं को हराया। शिवालिक जो आज की डेट में शिवपुरी कहलाती है, तो शिवालिक में भी उसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया, और वहाँ से होता हुआ वो पहुँच गया कांगड़ा। तो भाई चलते चलते अब यहाँ बेंच मिली है, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर और तैमूर के बारे में गपशप हो जाएगी आपसे। तो कांगड़ा पहुंचने के बाद में उसने कांगड़ा में लूट खसोट की, उसके बाद में वो वहाँ से होता हुआ जम्मू पहुंच गया। जम्मू में उसने बहुत लोगों को मारा, बहुत वहाँ पर लूट खसोट करी। तो इस तरह से लाखों लोगों को मारने के बाद में, यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त करने के बाद में, यहाँ की संपत्ति पैसा सब कुछ लूटने के बाद में 19 मार्च 1399 को वो सिंधु नदी को पार करता हुआ अपने देश की तरफ खाना हो गया भाई, वहाँ से निकल लिया। मतलब ज़्यादा दिन वो इंडिया में नहीं रुका, 15 दिन वो दिल्ली में रुका, और 9 जनवरी को वो चल दिया था दिल्ली से अपने देश की तरफ को। तो वो मेरठ और ऋषिकेश, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू, इस तरह से होता हुआ वो 19 मार्च को यहाँ से निकल गया। और फिर भारत से जाने के बाद में उसने सन 1400 में अनाटोलिया, एक उस टाइम कंट्री होती होगी भाई, 1400 में उसने किसी और कंट्री पे आक्रमण किया। उसका 1402 में वो अंगोरा एक और कंट्री थी, उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको जीता। उसके बाद में 1405 में वो जब चीन की तरफ जा रहा था, चीन पे आक्रमण करने और चीन को लूटने के लिए या चीन पे अपना कब्जा करने के लिए निकला, तो उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और उस मृत्यु के बाद में उसकी कब्र यहाँ समरकंद में बनाई गई, जिस कब्र के पास में आज बैठा हुआ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सारा। तो ये कुछ मिला के पूरा टोटल इसका जो है इतिहास था, जो मैंने आपको पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूँ। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, जितनी भी जानकारी मेरे को इसके बारे में थी मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपकी ट्रैवल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी या क्वेरी है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं अच्छे से सबको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चलते चलते फिर वही हमेशा की तरह के खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ़ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।